अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज है वुमेंस डे और इसके सब हवाले से डिफरेंट पोस्ट देख रही थी मैं, और मैं सोच रही थी कि वुमेंस डे पे क्या पैगाम होना चाहिए। तो आज जो एक टॉपिक अधूरा छोड़ा था, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मैं उस पर बात करना चाहूँगी क्योंकि वो वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, लड़कियों में ज़्यादा कॉमन है। तो इसकी कुछ वजूहात हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमने जो जो किताबों में पढ़ा या हमें जो ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं वो सारी है वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से। अच्छा, ऑल दो स्टडी सारी वहाँ की हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि जैसे हमारी एशियन सोसाइटी में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है लेकिन रिपोर्ट कम होता है। वजह यह है कि लोग शाई होते हैं, लोग चीज़ों को ओपन नहीं करते और फिर एकदम से धमाके होते हैं। जबकि वेस्ट में ये है कि वो लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके लिए ना तो ये डिज़ीज़ है ना उनके लिए एबनॉर्मलिटी है। जबकि हमारे दीन के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से ये मतलब एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, गलत चीज़ है। इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसको बेहतर कैसे करना है, हमने उस पर बात करनी है। और मेरा ये ख्याल है कि वुमेन डे पे सबसे अच्छा मैसेज है। मैं ये कहती होती हूँ, एक दफ़ा मुझे किसी ने वुमेन डे पे बुलाया, उसके बाद ऐसे किसी ने बुलाया नहीं पता नहीं क्या वजह बनी। मैंने इतनी जारहाना किस्म की वहाँ पे जो मैंने चंद मिनटों की स्पीच की, वो ये थी कि मैंने कहा मेरा ये ख्याल है कि औरत होना ही एक एम्पावरमेंट है, औरत होना ही कामयाबी है। उसमें सारे हैरान थे क्योंकि ज़्यादा मेल बैठे हुए थे वहाँ पे। उनका ख्याल था कि औरत होना भी कामयाबी। मैंने कहा इस्लाम ने औरत को इतनी इज़्ज़त दी है कि मुझे तो लगता है कि औरत होना ही कामयाबी है। इसके बाद कोई और एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही नहीं रहती। हाँ, औरत अपनी उस चीज़ को यूज़ करे, अपनी पावर को, या ना करे, ये उसके पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो बात करना चाहती थी वो ये होता है कि हमारे माशरे में बेटे का शौक़ बहुत होता है। अल्लाह करे पहली औलाद बेटा हो, अल्लाह करे बेटा हो जाए, फिर जब भी बेटा हो जाए, या फिर 4-5 अगर बेटियां हैं तो फिर भी रोना धोना कि बेटी क्यों हो गई, बेटा हो जाए। और अगर एक बेटा हो भी जाता है तो फिर उसके बाद जोड़ी दिलानी है, 2 दे दे अल्लाह ताला, 3 दे दे, 4 दे दे, उसमें लगे रहते हैं। पहली बात यह कि जब वो बच्ची बड़ी होती है तो उसको पता चलता है कि मैं तो कोई क्या कह लें वांटेड ही नहीं थी, मैं तो बिन मांगे इनके पास आ गई, मेरे तो मामा अपने बेटे की दुआ की थी तो इनको बेटा नहीं मिल सका। और यहाँ पे ये कि उसको जब पता चलता है कि मैं दूसरी तीसरी बेटी थी, मैं तीसरी बेटी थी, ठीक है। और मुझे जब पता चला कि मेरी पैदाइश पे बाकायदा रोने हुए थे, बयान किए थे गांव की औरतों ने आके, अफसोस किया था, तो मुझे यूँ लगता होता था जैसे मैं बहुत रिजेक्टेड बंदा हूँ, मैं दुनिया में क्यों आई हूँ। मतलब मेरा बचपन सारा इस स्ट्रगल में गुजरा, ख़ुद को ये समझाने के लिए कि मेरी भी कोई आइडेंटिटी है और मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और मुझे नहीं एहसास हुआ जब तक मैं बड़ी नहीं हुई। और फिर मुझे लगा कि मैंने अपना आप जो है ना साबित करना है कि मैं लड़की हूँ तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ इस माशरे के लिए, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, मेरी भी कुछ ज़रूरत है, तो मुझे पैदा किया गया। मैं अपनी लाइफ स्टोरी फिर कभी सुनाऊँगी। अभी हम इस पे आते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे, उसकी वजूहात में जो हमारे माशरे में कि हमें बेटा चाहिए था, हमें बेटी नहीं चाहिए, ठीक है। बेटी क्यों हो गई, दूसरी क्यों हो गई, तीसरी क्यों हो गई, चौथी क्यों हो गई। और उसके बाद बेटी है, तुमने ये काम नहीं करना, तुम ये नहीं कर सकती, तुम भाई से तुमने चीज़ क्यों ले ली, तुम्हें नहीं पता वो भाई है, भाई बाहर जा सकता है, तुम नहीं जा सकती। भाई को पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें कम मिलेंगे। भाई को स्पेशल कपड़े मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम तो 3-4 हो, किस किस के मैं बनाऊँ, भाई तो एक है या 2 हैं, उसने तो बाहर जाना है। लड़के को तो ज़्यादा पैसे चाहिए, लड़के को तो अच्छे कपड़े चाहिए, लड़के को आज़ादी है, वो रात 12 बजे घर आए तो आ सके, लड़की नहीं आ सकती। तुम तो लड़की हो, तुम बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा। हमने लड़के की तरबियत नहीं की कि लड़की भी अगर 10 बजे तक 11 बजे तक बाहर है तो आप वो सेफ़ हो। अगर वो सेफ़ नहीं है तो इसका मतलब हमारे बेटे ही बेशर्म है, हमने अपने बेटों की तरबियत नहीं की और उसमें कसूर माँ का निकलता है। मैं बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा मेरे पे, लेकिन जब मैं ये बात करती हूँ कि औरत एक बहुत बड़ी सुपर पावर है तो फिर औरत को अपनी जिम्मेदारियाँ भी एहसास करें। सुपर पावर जो ये नहीं होता कि मैनिपुलेट करे, अमेरिका की तरह सबका बेड़ा गर्क करते हैं। सुपर पावर एक अच्छी सुपर पावर भी होती है, ठीक है, जो सबको मिला के रखती है और सबका ख्याल रखती है, सबकी जिम्मेदारी का एहसास अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती है। अच्छा, पहली बात तो ये होगी कि बेटी क्यों होगी। फिर बेटी की इतनी ज़रूरत नहीं है, बेटियां घर नहीं चलाती, बेटियां माँ बाप का सहारा नहीं बनती, माँ बाप का सहारा लड़के बनते हैं। माँ बाप को लड़कों ने सपोर्ट करना होता है, लड़के के घर रह सकते हैं, लड़की के घर माँ बाप रहें तो बेशर्मी की बात है, गाली की बात है, बहुत गलत बात है। हमारी सोसाइटी की बात करें, मैं अपनी बात नहीं करी। ये जो स्टिग्मास हैं, जो मिसकॉन्सेप्ट हैं,
बहन के घर भाई नहीं रह सकता, बहन भाई को सपोर्ट नहीं कर सकती, लड़की माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर सकती, लड़की माँ बाप को अपने घर नहीं रख सकती, अपनी तनख्वाह नहीं दे सकती, उनका ख़र्चा नहीं उठा सकती, उनका इलाज नहीं करा सकती। हमारी सोसाइटी के हिसाब से लड़की को जहेज़ देना पड़ता है, लड़के को जहेज़ नहीं देना पड़ता। और लड़की जो है ना वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है, तुम जिम्मेदारी हो, बोझ हो। लड़का बोझ नहीं होता, लड़का जिम्मेदारी नहीं होता। ये हमारी सोसाइटी के मिसकॉन्सेप्शन मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद जब वो बड़ी हुई, स्कूल के बारी आई, तो लड़की के लिए बहुत अच्छा स्कूल ही सिलेक्ट किया जाता। लड़कियों ने तो पढ़ लिख के अगले घर चले जाना है, इसने हमें क्या देना है। लड़कों के लिए अच्छा स्कूल, लड़कों के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें लड़की जब नोट करती जाती है ना, तो उसके दिल में एक गुस्सा, कई दफ़ा लो सेल्फ इस्टीम, कम आएगी का एहसास, अपनी कमतरी का एहसास, और कई दफ़ा गुस्सा, रिवेंज, ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं। फिर उसके बाद कुछ माँ बाप के पास ना बेटा नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं, वो सबसे छोटी बच्ची को ना लड़कों वाले कपड़े पहना देते हैं, लड़कों वाला सारा उसका अटायर कर देते हैं, बाल उसके लड़कों वाले, उसके शौक़ लड़कों वाले। कई दफ़ा तो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा कहूँ, सोने पे सुहागा तो अच्छे बोला जाता है, पर वर्स्ट चीज़ में है कि उसका नाम भी लड़कों वाला रख देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, उसका नाम था अबू समथिंग आगे, और किसने रखा, जो पीर साहब ने रखा। मैं इतनी दुखी, मैं क्या पीर साहब को ये नहीं पता था अबू का मतलब क्या है, कि आपका नाम ही लड़कियों वाला रख देते हैं। तो वो लाशोर में क्या होता है, उसको लगता है मैं लड़का हूँ, ठीक है, मैं गलत बॉडी में कह दोगे, ठीक है। मैं लड़का होती तो मेरे माँ बाप मुझे बोझ ना समझते, मैं लड़का होती तो मैं अपने आप को डिफेंड कर लेती। बाहर जो मुझे बुलिंग होती है, मुझे फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश की जाती है, वो ना होती। अगर मैं लड़का होती, मेरे पास सेल्फ डिफेंस का हक होता। अगर मैं लड़का होती, मेरे पे पाबंदियाँ ना होती। अगर मैं लड़का होती तो मैं बड़ा सबका लाडला होती, मेरी शरारतों मुझे मारा कुटा ना जाता। तो वही चीज़ें करते करते उस बच्ची के जहन में, अच्छा एक और बात, देखिए इस्लाम ने कहा है कि 10 साल की उम्र में भी कि वो उनके बिस्तर अलग कर दो, 2 बहनें भी इकट्ठी एक बिस्तर पे ना सोएं, 2 भाई इकट्ठे ना सोएं। उसमें भी जब हम गलत करते हैं, ठीक है, कि एक ही बिस्तर में बच्चियाँ इकट्ठी सो रही हैं, एक ही कमरे में बेटे भी इकट्ठे हैं। कई दफ़ा तो ये होता है कि बच्चे बच्चियाँ दोनों को इकट्ठा बेड एक पे लगा देते हैं कि बच्चे सारे बेड पे सोते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि लोग को सिंपल सादी सादी चीज़ें इस्लाम की समझ नहीं है। अच्छा खैर, वो उसमें भी होता है कि एक दूसरे की बॉडी टच करके अट्रैक्शन और फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो वो लड़की को लगता है कि मैं तो लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो मैं तो किसी लड़की से शादी करूँगी। इसी तरह सेम लड़कों में होता है कि वो और एक बात तो, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हर जेंडर की, सेम जेंडर को होती है। कोई लड़की अच्छी तैयार होकर आ जाए, हम लड़कियां भी, ख़वातीन भी, मैं लड़की कह रही है वो मायने फ़ीमेल तो हूँ ना मैं, अगर वो कि मैं बड़ी होगी, बड़ी लड़की, ठीक है, खातून, हमें भी वो अच्छी लगती है बनी सावरी। उसने अच्छी ड्रेसिंग की हो, हमें भी अच्छा लग रहा होता है, हमें भी वो प्यारी लगती है। कोई मेल ने अच्छी ड्रेसिंग की तो मेल को भी अच्छा लग रहा होता है। कोई खूबसूरत लड़का है तो लड़कों को भी अच्छा लगता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है ना, इसको हम अगर अपने माइंड पे बहुत सवार कर लें तो हमें लग रहा होता है कि एबनॉर्मेलिटी है। हम शायद फिज़िकल अट्रैक्शन को, उसके बाद ये हमें ये लग रहा होता है कि ये शायद सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है। और मेरा ख्याल है उस एक्सट्रीम तक हम खुद ही सोच लेते हैं, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें वो लोग प्यारे लगते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि वो बंदा या बंदी, कोई फ़ीमेल है, वो फ़ीमेल के साथ बहुत हमदर्द है, उसका बहुत केयरिंग है, उसका बहुत ख्याल रखती है। तो उस लड़की को लगता है कि ये जो है ना, ये मेरी जीवन साथी बन सकती है, क्योंकि ये तो मेरी बहुत केयर करती है। अब एक फ्रेंडशिप को और पार्टनर को दो अलग चीज़ें होती हैं, कि आपका जो मैरिज पार्टनर और फ्रेंडशिप होना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाए, एग्जैजरेट कर दिया जाए, तो फिर हमें लग रहा होता है कि उस बंदे के साथ ही हमारी मतलब लाइफ भी गुजरनी चाहिए, ठीक है। और बहुत कुछ लोगों को, इनमें से बहुत कम लोगों को जो है ना, तो ये बार बार इंटरप्शन हो रही है। मेरा लड़का जो है ना ठा ठा करके दरवाज़ा खोल देता है। अच्छा, जब ये चीज़ें सारी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर लगता है जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस आता है कि मैं अपनी जेंडर से, मैं अपनी जो असाइंड सेक्स है उससे खुश नहीं हूँ। अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं अपनी बॉडी से खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे लड़का होना चाहिए था, मैं वो सारे काम कर सकती जो मैं करना चाहती थी, ठीक है। एक लड़का है तो वो कहता है मैं लड़की हूँ, क्योंकि घर सम टाइम होता है घर में औरतें ज़्यादा होती हैं, बच्चों को आप बाहर नहीं जाने देते, घर में रहो, लड़कियों के साथ ही रह कि उसके लड़कियों वाली आदतें बन जाती हैं। बहुत कम, जैसे मैंने आपको कहा कि हार्मोन्स का रोल बहुत कम है, कि कुछ लोगों में सिर्फ होता है कि एबनॉर्मल हार्मोन होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना उसको फीलिंग इस तरह की आनी हो, बहुत रेयर। मैंने तो जितनों के हार्मोन टेस्ट करे सबके नॉर्मल निकले। अब रीज़न्स तो हमने ये देख लिए। अब इसके ट्रीटमेंट में ये है कि हाँ, घर वाले जो है ना,
या तो फिर बहुत क्रिटिसाइज शुरू करते हैं, तुम ऐसा हो, तुम ऐसी हो, तुम गुनाह कर रही हो, इस तरह फिर लोग छुपाते हैं। ठीक है, छुपा के बाद क्या करते हैं, उसके बाद में डिप्रेशन आता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, और सम टाइम वो छुप छुप के अपनी ही सेम जेंडर के लोगों के साथ रिलेशन कायम कर लेते हैं। उसके बाद एक गिल्ट भी उनके अंदर रहता है, अब वो एक नेचर के ख़िलाफ़ भी है, उससे बीमारियां भी आती हैं, मेंटली भी, फिज़िकल इलनेसेस भी। फिर कुछ बेचारे ओके सोके साइकेट्रिस्ट पे पहुंच जाते हैं, बहुत रेयर पहुंचते हैं, कुछ तो जाते हैं फिजिशियन के पास, फिजिशियन उनको कोस के बुरा भला कह के चुप करा देते हैं, तो वो बंदा फिर अपने अंदर ही रख लेता है बात। ठीक, कुछ जो साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं उनके फिर हम स्टेप्स में इनका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें हमने सारा बचपन से लेकर अब तक की पूरी लाइफ उसकी हैंडल करनी होती है। उसमें हमने उसको क्या कहते हैं कि हिस्ट्री पूरी लेनी होती है, उसके सारे सर्कमस्टांसेस भी देखना होता है, उसके जो मेल अडेप्टिव, उसकी जो कॉग्निटिव एरर, जो थॉट्स में जो एक गलत नेगेटिव सोच बन चुकी होती है, उसको हमने सीधा करना होता है। समझ लें कि एक दीवार बन गई है, ईंट 2-3 उसके अंदर टेढ़ी लग गई है और सारी उम्र टेढ़ी लगी रहे, इतनी सख्त पत्थर की सीमेंट की दीवार बनी हुई है, तो उसको सीधा करना बग़ैर तोड़े उस दीवार को सीधा करना कितना मुश्किल काम है। तो जब पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आ जाए, प्रॉब्लम्स का मतलब है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाए इस तरह का, तो उसकी थेरेपी, उसका ट्रीटमेंट इतना ही मुश्किल है जैसे एक दीवार को तोड़े बगैर उसके अंदर से एक आध ईंट जो टेढ़ी है उसको सीधा करना है। तो ये फैमिली समझे, लोग समझते हैं कि हम एक दफ़ा आ जाए आगे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को जादू कर देगा और ये ठीक हो जाएंगे। समटाइम ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, बल्कि मेरा ख्याल, मैंने तो देखा कि 100% लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट पहले देनी पड़ती है, उसके बाद वो मेंटली रिलैक्स होते हैं, उसके बाद वो हमारी बात सुनने के काबिल होते हैं। फिर मैं कई दफ़ा अपने जो असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट है उनको रेफ़र कर देती हूँ, या फिर मैं खुद ही थेरेपी करती हूँ। तो ये इसका जी ट्रीटमेंट का पार्ट है। मैंने बहुत मुख्तसर करके अब बताया और जल्दी जल्दी इसलिए बताया है कि वीडियो लंबी होती जाए तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। मुझे लगता है कि ये सुनना ना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आज के लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जल्दी करने की, बाहर मेरे पेशेंट बैठे हुए हैं और मेरा जो लड़का है बार बार ठा ठा के नॉक करता है कि छेती करो बाजी, मरीज़ बैठे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।